तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख ले। ऑल द केमिकल कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सभी केमिकल कंपाउंड को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर एसिड में, बेस में और सॉल्ट में क्लासिफाई किया गया है। अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे एसिड के बारे में, फिर बेस के बारे में, फिर सॉल्ट के बारे में। एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव। एसिड एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टीज होती है वन बाय वन यहाँ पढ़ेंगे। हैव ए सॉर टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, यानी कि वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में एक सोल्यूशन है, वो एसिडिक सोल्यूशन है या फिर कोई एसिड है, उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर जब डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम ये समझेंगे कि गिवन सब्सटेंस या गिवन सॉल्यूशन जो था इन द बीकर वो क्या था, एसिड था या एसिडिक सॉल्यूशन था। नेक्स्ट में आएंगे कोरोड मेटल सरफेस क्विकली। जब एसिड मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो क्विकली क्या कर देता है, मेटल सरफेस को कोरोड कर देता है, यानी मेटल सरफेस डिके होने लगता है एसिड के प्रेजेंस में, वो डिस्ट्रॉयड होने लगता है, गलने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कोरोसिव इन नेचर। जो एसिड होता है ना वो कोरोसिव नेचर का होता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर। बच्चों जब एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो वो H+ आयन जनरेट करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और ये स्टेटमेंट आर्हेनियस ने दिया था, इसलिए लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं। ये इनका जब एक्वा सॉल्यूशन बनता है, जब इनको पानी में घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यानी बेसिकली ये आयंस में पहले टूटते हैं और आयंस में टूटने के बाद जो चार्ज होता है ना, प्लस का माइनस का, ये चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसा एक्ट करता है। कौन? एसिड। तो इसलिए लिखा गया है एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। तो एसिड जो होगा वो एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसा एक्ट करता है। अब एसिड को डिवाइड किया गया। एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है ना, एसिड का पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू जो होता है 0 से स्टार्ट होके ये 7 से पहले तक यानी 6.9 तक जाता है, ठीक है। और 7 वाला जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 से 6.9 तक जाता है। अब पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ही वो एसिडिक होता है। फिर एसिड को क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकेंड है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। बच्चों ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज which exist in nature।
ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वैसे होते हैं, वो होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में एग्जिस्ट करने का मतलब इनको हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट बेसिकली इन प्लांट का जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें एसिड पाई जाती है, ठीक है। तो उनसे इनको हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे प्लांट्स में बोले तो लेमन क्या होता है, लेमन का जो प्लांट्स होता है उनमें लेमन जो होता है ना फ्रूट्स, उनमें क्या होते हैं, एसिड पाए जाते हैं। लेमन में पाए जाते हैं, एप्पल में पाए जाते हैं, पाइनएप्पल में पाए जाते हैं, फिर ऑरेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और साइट्रिक या सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड को ही क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम है मेथेनोइक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड जो ना, जो चींटी होती है ना, चींटी, मधुमक्खी, उनके डंक में होते हैं। स्पेशली रेड एंट जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इन जनरल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना बच्चों, जनरली वीक एसिड होते हैं और ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं, क्योंकि जब इनको वाटर में ऐड किया जाता है, वाटर में मिलाया जाता है, तो एसिड का नेचर होता है कि H+ आयन रिलीज करना। तो H+ आयन रिलीज करते हैं तो वो सबसे पहले ब्रेकडाउन होते हैं वाटर में अपने खुद के आयंस में। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है सो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते हैं। डिसोसिएट नहीं होने का मतलब, अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिया तो 100 मॉलिक्यूल्स में वो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, मतलब 50, 60, 70, 80 इतना डिसोसिएट होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते। तो वैसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और ये वीक होते हैं। जो कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ऐसा कौन सा एसिड होता है, जो इनऑर्गेनिक होते हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। एक तरफ सोर्सेस लिखा गया है, दूसरी तरफ एसिड प्रेजेंट, जो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है वो लिखा गया। फर्स्ट में एप्पल, मैलिक एसिड, लेमन, सिट्रिक एसिड, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स और टैमराइंड, इसमें होता है टार्टेरिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड। सोर्स में फिर इधर ऑरेंज आता है, ऑरेंज और आंवला, इसमें क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो केमिकल नेम होता है विटामिन सी का, तो आप विटामिन सी ऑप्शन में भी हो तो टिक लगा सकते हैं। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको एस्कॉर्बिक एसिड ना मिले तो ऑरेंज में साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, दोनों सेम ही है, पढ़ने के हिसाब से होता है, तो सिट्रिक एसिड भी आप टिक कर सकते हैं। फिर टी में टैनिक एसिड। नेक्स्ट स्टिंग ऑफ बी एंड एंट, मधुमक्खी और चींटियों के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, स्पेशली रेड एंट। स्टमक जूस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक जूस पेट के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो HCl होता है। स्पिनच, ऑक्सैलिक एसिड, ऑनियन में जो पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड, ऑनियन में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। अब आ गया फिर मिल्क में लैक्टिक एसिड, चीज लैक्टिक एसिड, बटर ब्यूटेरिक एसिड, ब्रोकली मैलिक एसिड, पाइनएप्पल्स टार्टेरिक एसिड। फिर नेक्स्ट है गुआवा में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, मशरूम्स पेंटोथेनिक एसिड्स, स्ट्रॉबेरीज साइट्रिक एसिड, ब्लैकबेरीज मैलिक एसिड, प्रोटीन में क्या होते हैं, एमिनो एसिड। तो ये सारे क्या थे, ऑर्गेनिक एसिड के सोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। इनऑर्गेनिक एसिड, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन लैब, इनको लैब में बनाया जाता है
All inorganic acids form hydrogen ions, H plus ions, and the conjugate base ions when dissolved in water. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, जब वाटर में इनको डिजोल्व किया जाता है तब ये H प्लस आयन्स जनरेट करते हैं और कॉन्जुगेट बेस बनाता है। बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है इनऑर्गेनिक एसिड का। इसमें से हमने लिया H2SO4। इनको जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये H प्लस जनरेट करेगा और H प्लस जनरेट करने के बाद जो नेगेटिव आयंस बचते हैं ना SO4 माइनस, इनको बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस आयन ये हो गया H प्लस और ये हो गया कंजुगेट बेस आयन। इसी तरह से दूसरा एसिड भी वर्क करेगा। अब हम देखेंगे एसिड का क्लासिफिकेशन। बच्चों एसिड को क्लासिफाई किया गया है उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो फर्स्ट में आता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फिर सेकंड में आता है वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो उनका फंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। Strong acids are those acids which dissociate completely into its ions. Strong acids वह होते हैं जो कंप्लीट रूप से क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं खुद के आयंस में, into its ion, खुद के आयंस में वो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। जैसे कि जब इनको वाटर में मिक्स किया जाता है या फिर जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है, तो एक्वस सोल्यूशन में अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिया है तो ये 100 का 100 ब्रेक डाउन होता है और 100 H प्लस रिलीज होता है, यानी टोटल मॉलिक्यूल्स जो होंगे डिसोसिएट होंगे। अब यहां देखेंगे इनटू इट्स आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जो भी बोला है कि एसिड को हम एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में मिलाएंगे तो एक्वस सोल्यूशन बनेगा। तो एक्वस सोल्यूशन में बनने के बाद ये कंप्लीट रूप से डिसोसिएट होते हैं, चाहे जितने भी इनके मॉलिक्यूल्स हो कंप्लीट रूप से डिसोसिएट होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड यही होता है, ये कंप्लीट रूप से डिसोसिएट होते हैं। फिर दिस मीन्स इट गिव्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब ये होता है कि ये कंप्लीट डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे वो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सारे के सारे H प्लस आयन रिलीज करेंगे। अब हाइड्रोजन आयन को H प्लस भी बोलते हैं यानी प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन कब बनेगा? जब इनको हम वाटर में प्लेस्ड करते हैं, तो व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्यूशन। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे वीक एसिड। वीक एसिड में पढ़ेंगे वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डिसोसिएट इनकम्प्लीटली। वीक एसिड वो होते हैं जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, यानी कि पार्शियल डिसोसिएट होते हैं। उनके कुछ मॉलिक्यूल्स तो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में और कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते, यानी 100% डिसोसिएशन नहीं होता है वीक एसिड का। रिलीजिंग ओनली सम ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं उनके सॉल्यूशन में यानी एक्वस सॉल्यूशन में। वीक एसिड्स आर एडिबल एंड हार्मलेस इन नेचर। वीक एसिड जो होते हैं वो जनरली एडिबल होते हैं और वो उनका जो नेचर हार्मलेस होता है, मतलब उनसे कोई इफेक्ट नहीं होता जनरली। और वीक एसिड क्या होता है? एडिबल। जैसे लेमन है, लेमन का जो एसिड होता है सिट्रिक एसिड, उनको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन फूड आइटम्स। और वीक एसिड जो जनरली जिस एसिड को हम लोग खाते हैं वो फूड आइटम्स में पाया जाता है, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और ये हुआ फॉर्मिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये जनरली क्या होते हैं? वीक होते हैं। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरका में, विनेगर, ठीक है। फॉर्मिक एसिड
यानी चींटी के डंक में। अब बच्चों फिर एसिड का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। एक तो होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट क्या होता है? जब एसिड को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? डाइल्यूट बन जाता है। जब एसिड को पानी में मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट बन जाता है। अब डाइल्यूट प्रोसेस होता है ना, पानी मिलाने का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो बच्चों पानी में एसिड मिलाया जाता है, वो भी आराम से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके मिलाते हैं, या फिर ड्रॉपर की सहायता से हम लोग धीरे धीरे उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होती है। डाइल्यूट एसिड्स हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं यानी एसिड में हम पानी मिलाते हैं, ठीक है, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। तो अब क्या करेंगे? पानी मिलाने का प्रोसेस हमने बता दिया कि वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते, वाटर में एसिड मिलाते हैं। तो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा तो उसमें क्या होगा? एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा? लो, इसलिए लिखा हुआ है लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। किसका? डाइल्यूट एसिड का। फिर आता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है ना, उनमें एसिड का कंसंट्रेशन हाई होता है और वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी H+ आयंस के आधार पर इनको हम लोग पहले मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक में डिवाइड करते हैं। मोनोप्रोटिक क्या होता है? सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H+ आयन पर मोल ऑफ एसिड। मोनोप्रोटिक वो होते हैं जिनके 1 मोल अगर पानी में घुलाते हैं तो वो 1 मोल H+ आयन रिलीज करते हैं। मोनोप्रोटिक इसलिए बोला गया कि इसमें एक मॉलिक्यूल्स 1 H+ आयन रिलीज करता है। तो 1 मोल लेंगे तो इसका मतलब 1 मोल H+ आयन रिलीज होगा। वैसे एसिड को क्या बोलेंगे? मोनोप्रोटिक। एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl, HNO3। अब आता है डाइप्रोटिक एसिड। सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ H+ आयन पर मोल ऑफ एसिड। इस तरह के जो एसिड होते हैं इनके 1 मोल में 2 मोल्स H+ आयन जनरेट होता है। क्यों? तो इसमें 2 H+ प्रेजेंट होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 H प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये 2 H+ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा कि कंप्लीट रूप से डिसोसिएशन होगा, तो एक मॉलिक्यूल्स 2 आयंस प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। फिर ट्राइप्रोटिक एसिड में पढ़ेंगे। ट्राइप्रोटिक एसिड में क्या होता है? सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ H+ आयन पर मोल ऑफ एसिड। इनके 1 मोल एसिड में 3 मोल H+ आयन जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो ये 3 H+ आयन जनरेट करेंगे, तो इसलिए ये इनके 1 मोल 3 मोल H+ आयन जनरेट करेगा। इनको बेसिकली हम क्या बोलेंगे? ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। फिर आता है 3 से ज्यादा हो तो इनको हम कॉमन रूप से पॉलीप्रोटिक बोलते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूसेस मोर देन 3 H+ आयन पर मोल ऑफ एसिड। अब 3 से ज्यादा होगा तो इनके 1 मोल लेंगे, तो जितना ज्यादा होगा उतने ही मोल्स क्या करेंगे? ये H+ आयन जनरेट करेंगे। तो इस तरह से पढ़ लिए पॉलीप्रोटिक एसिड। अब बच्चों हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच है। अब बेस भी एक तरह का क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है। इनकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हैव ए बिटर टेस्ट। उनका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, यानी वो टेस्ट में, स्वाद में कड़वे होते, कड़वा यानी कड़वाहट, ठीक है।
नेक्स्ट, चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जब बेस होता है ना, वो बेस का एक कोई सोल्यूशन जब बनाते हैं, उस सोल्यूशन में जब हम लिटमस पेपर को यानी रेड लिटमस पेपर को जब हम डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन था ये क्या था, बेसिक था, यानी यह एक तरह का बेस था। बेस क्या करता है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन जनरेट करता है इन वाटर। बच्चों, जब बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो H+ आयन नहीं OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड क्या करते थे, H+ आयन, और बेस क्या करेंगे, OH माइनस आयन। नेक्स्ट में एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। यह बेस इलेक्ट्रोलाइट के जैसा एक्ट करता है इनके सॉल्यूशन में, यानी बेस का जो एक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसे एक्ट करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट पहले भी बताया था कि ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होते हैं। जब इनको पानी में मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, आयंस में डिसोसिएट होते हैं, और आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बेस भी जब इनको पानी में घुलाया जाता है तो ये आयंस में टूटते हैं, तो इस तरह से बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए लिखा गया एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा एक्ट करता है इन सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। जो वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कलीज। जितने भी बेसिस जो वाटर सोल्यूबल होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलीज। यहाँ पे एक लाइन नोट में लिखा गया, ऑल अल्कलीज आर बेस। जो घुलने वाले बेस होंगे उनको अल्कलीज बोलेंगे। तो सभी के सभी अल्कलीज क्या होंगे, बेस होंगे। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। घुलने वाले सारे के सारे बेस अल्कली, इसलिए सारा अल्कली क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन सारा बेस अल्कली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर सोल्यूबल बेसिस आर अल्कली। जो वाटर सोल्यूबल है वही अल्कलीज कहलाएगा। इट इज प्रोटोन एक्सेप्टर। जो बेस होता है ना वो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, यानी H+ एक्सेप्टर होता है। इट हैज अ pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। एसिड में देखे थे कि एसिड का जो pH वैल्यू होता था लेस देन 7 होता था, लेस देन 7 होता था। लेकिन यहाँ बेस का pH वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7 से ज्यादा, और अप टू 14 तक होता है। अब हम बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बेस को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। जब स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में मिक्स किया जाता है या वाटर में ऐड किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, यानी 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 100 का 100 ब्रेक डाउन होगा उसके आयंस में, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, इनको ले बोलते हैं। फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड Ca का OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, यानी चूने का पानी। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम देखेंगे वीक बेस। वीक बेसिस आर दोज बेसिस विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। वीक बेस जो होते हैं, जो क्या होते हैं, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, वो वीक एसिड की तरह डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, यानी पार्शियल डिसोसिएट होते हैं वो।
ठीक है, जब इनको वाटर में मिक्स किया जाता है तब। और इस तरह के वीक बेस आ गए NH3 अमोनिया, H2O, वाटर। वाटर जो होता है वो कभी तो वीक एसिड के रूप में काम करता है, कभी वीक बेस के रूप में काम करता है। वाटर का जो नेचर होता है ना एम्फोटेरिक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक बेस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में वीक एसिड का काम करता है, इसलिए वाटर को हम यहाँ वीक बेस कह सकते हैं और वीक बेस ही होता है वाटर। बेसिकली जो लोन पेयर डोनेट करता है ना, यहाँ वाटर में ऑक्सीजन होता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसलिए लोन पेयर जो डोनेट करता है उनको हम लोग बेस बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, C5H5N, यानी इनको क्या बोलते हैं pyridine, ये सारे वीक बेस हैं। सेकेंड आ गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट बेस क्या होता है, बेस को जब हम पानी में मिलाएंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर बेस की अमाउंट जो होता है कंसंट्रेशन कम है तो डाइल्यूट बेस हो गया, अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड बेस हो गया। इसलिए लिखा गया है डाइल्यूट बेसेस हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके एक्वस सॉल्यूशन में डाइल्यूट बेस का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। इसमें बेस का कंसंट्रेशन लो होता है। कंसंट्रेटेड में कंसंट्रेटेड बेसेस हैव हाई कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं कंसंट्रेटेड का तो उसमें बेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई अमाउंट में होती है, मतलब ज़्यादा होती है, और वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से हो गया कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ मेजर कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक पीएच स्केल होता है, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पीएच स्केल के द्वारा हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। पीएच स्केल में बेसिकली एक वैल्यूज होता है, उन वैल्यूज के आधार पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि गिवन एसिड और बेस जो भी है वो एसिडिक है, बेसिक है, कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है। तो सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल में क्या होता है, P फॉर पोटेंस, और पोटेंस का जर्मन में मीनिंग होता है पावर या फिर पोटेंशियल। H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। तो यहां पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल का मतलब होता है। पीएच स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन इन 1909। पीएच स्केल को सोरेनसन ने डिस्कवर्ड किया था 1909 ईस्वी में, यानी 1909 में। The strength of an acid or base is measured on a scale of numbers called pH scale. अब pH scale किसको बोलते हैं? The strength of an acid or base. एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ होगा वो मेजर करेंगे। इज मेजर ऑन ए स्केल, एक तरह के स्केल पर मेजर किया जाता है। बेसिकली वो स्केल जो होता है ना नंबर्स का होता है, तो स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड पीएच स्केल। फिर या तो दूसरी तरफ मतलब दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल का काम सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन बताना होता है। ठीक है, जितने ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक इसका उल्टा, जितना ज़्यादा OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक होगा, यानी एल्कलाइन होगा।
अब हम बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन की। न्यूट्रल सॉल्यूशन इट्स पीएच वैल्यू इक्वल्स टू 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7। एग्जाम्पल लिखा हुआ है H2। अब हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। इट्स पीएच वैल्यू इज लेसर देन 7। एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है ना, उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। सॉल्यूशन विथ पीएच 0, 1, 2, 3 आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच 0 हो या फिर 1 हो या 2 हो या 3 हो, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर करते हैं। सॉल्यूशन विथ पीएच 4, 5, 6, इनको हम लोग वीक एसिड में कंसीडर करते हैं। नोट है एक लाइन इंपॉर्टेंट, लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। यानी पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू जितना कम एसिड क्या होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड्स। अब हम बात करेंगे बेसिक सॉल्यूशन की। इट्स पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। अब बेसिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। सॉल्यूशन विथ पीएच 8, 9, 10 और वीक बेस। जो सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिनके पीएच वैल्यू 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो उनको वीक बेस पे कंसिडर करते हैं। फिर सॉल्यूशन विथ पीएच 11, 12, 13 एंड 14। वैसा सॉल्यूशन जिनके बेस का पीएच यानी उनके पीएच वैल्यू 11, 12, 13, 14 हो, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में कंसीडर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट्स में लिखा हुआ है कि हायर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। एसिड में क्या था? लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। और बेस में क्या होगा? हायर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। बेस में क्या होता है? पीएच वैल्यू हाई होता है स्ट्रॉन्गर बेस का। अब फिर पीएच वैल्यू कम हो गया तो वीक बेस में काउंट होने लगेंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल इस तरह का होता है, इसमें कलर फिल किए जाते हैं। यहाँ पे कलर फिल नहीं है। यहाँ देखेंगे कि 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ 7 से पहले ये क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। फिर 7 वाला न्यूट्रल बताता है। फिर 7 से ज़्यादा ये बेसिक यानी एल्कलाइन नेचर को बताता है। जैसे कि 7.1 हो गया तो ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। ह्यूमन ब्लड जो होता है जिसका पीएच क्या होता है? ब्लड, ह्यूमन ब्लड जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, तो ये क्या हो गया? एल्कलाइन। इसका नेचर क्या हो गया? एल्केलाइन। ठीक है। फिर जो वाटर होता है उस वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है? वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। न्यूट्रल वाटर, वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रल वाला 7 होगा। और 7 से नीचे जो भी आएगा यानी 6.9, 6.5 ये सभी क्या हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। फिर पीएच का एक फॉर्मूला आता है, -log बेस 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस बॉक्स को कंसंट्रेशन बोलते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन। तो पीएच का फॉर्मूला हो गया -log बेस 10 और H+ का कंसंट्रेशन, इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H+। और ये लॉग का वैल्यू दिया होगा बेस 10 के हिसाब से। ठीक है, लॉग का वैल्यू दिया होगा बेस 10 के हिसाब से। ये आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एक तो पीएच स्केल से हमने पता किया कि एसिडिक, बेसिक, स्ट्रेंथ। अब दूसरा है कि हाउ
टू आइडेंटिफाई गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। तो इनको हम इंडिकेटर की हेल्प से पता कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस। इसमें स्ट्रेंथ नहीं पता होता है, बट जनरल एसिड है या बेस है ये पता चल जाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और ऑर्डर। इंडिकेटर एक तरह का सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। वो क्या करता है, वो कलर चेंज करता है व्हेन इट एडेड इनटू एन एसिड और ए बेस। यहाँ पे ए आएगा, और ए बेस। जब एसिड में और बेस में इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज करता है। ठीक है, तो इसको हम इंडिकेटर बोलेंगे। इस तरह से इंडिकेटर का डेफिनेशन भी हो गया। अब इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं, तो इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट में आ गया नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड में सिंथेटिक, थर्ड में ऑल्फैक्टरी और फोर्थ में यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके एक एक इंडिकेटर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड में हमने इंडिकेटर लिखा है और किस टाइप का है, तो नेचुरल है। फिर स्मेल और कलर, जो भी चेंज करना होगा या तो कलर चेंज करता है या स्मेल चेंज करता है इन एसिडिक सोल्यूशन के लिए, फिर बेसिक सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे लिटमस सोल्यूशन दो तरह का होता है, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है। तो अभी हम लोग ब्लू का यूज करेंगे। तो ब्लू में क्या होता है, ब्लू का यूज करेंगे तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तब हम समझेंगे गिवन जो सोल्यूशन था वो क्या था, एसिडिक था। लिटमस सोल्यूशन ब्लू का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम समझेंगे गिवन सोल्यूशन क्या था, एसिडिक था। अगर ब्लू का ब्लू ही रह गया तो समझेंगे क्या हुआ कि वो बेसिक सोल्यूशन था। फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे टर्मेरिक। टर्मेरिक में क्या होता है, जब इसको एसिड में ऐड किया जाता है तो एसिडिक सोल्यूशन में ये नो चेंज दिखाता है, कोई भी कलर नहीं दिखाता है। ठीक है, फिर यहां बेसिक सॉल्यूशंस में क्या आता है, ये रेड ब्राउन कलर शो करता है। बेसिक सॉल्यूशन में रेड ब्राउन कलर शो करता है। नेक्स्ट आता है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। ये एक तरह का फ्लावर होता है, ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को बताता है। इसको जब हम इस वाले सॉल्यूशन में डालेंगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जब ब्लू कलर का होगा तो गिवन सॉल्यूशन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एसिडिक है। ठीक है, गिवन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और जब वो पिंक हो जाएगा तो गिवन सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। पिंक हो जाएगा बेसिक, ब्लू होगा तो एसिडिक मानेंगे। फिर आता है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज का जो लीफ होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। उनका क्या करते हैं, जब एसिड में मिक्स करते हैं तो वो रेड का रेड ही होता है। ठीक है, वो रेड का रेड ही होता है, यानी कि वो रेड कलर का होता है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है रेड कलर का होता है। एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर ही शो करता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हो गया तो बेसिक सोल्यूशन हो गया, रेड हुआ तो एसिडिक सोल्यूशन हो गया। अब पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर होता है एक तो फिनोप्थेलिन और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन ये कलरलेस होता है, ये एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस ही रहता है। यानी एसिडिक सोल्यूशन में जब फिनोप्थेलिन को मिक्स करेंगे तो ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा। जैसे ये पिंक हो गया तो समझेंगे कि गिवन सोल्यूशन जो था वो बेसिक था। फिनोप्थेलिन कलरलेस ही होता है। मिथाइल ऑरेंज ये ऑरेंज कलर का होता है, और एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड कलर शो करता है। बेसिक सोल्यूशन में ये येलो कलर शो करता है। अब हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में क्या होता है कि ओनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल ये आते हैं।
ऑनियन में जो स्मेल होता है ना उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बोलते हैं, मतलब उनका जो भी स्मेल हो वो स्मेल प्रेजेंट होगा, तब समझेंगे हम लोग कि गिवन सोल्यूशन क्या था, एसिडिक था। अगर ऑनियन का जो स्मेल है वो उसमें रहा तो फिर हम समझेंगे कि गिवन सोल्यूशन था वो एसिडिक था। अगर वो स्मेल गायब हो गया तो नो स्मेल हो जाएगा, तो समझेंगे कि गिवन सोल्यूशन जो है बेसिक है। वेनिला एसेंस, ये वेनिला का आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, ठीक है। इसका जो भी स्मेल होता है वो स्मेल एसिडिक में प्रेजेंट रहता है लेकिन बेसिक में गायब हो जाता है, नो स्मेल हो जाता है। क्लोव ऑयल, एसिडिक सोल्यूशन में जो स्मेल होता है इसका क्लोव ऑयल का वो रहता है लेकिन बेसिक सोल्यूशन में ये गायब हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये ग्रुप्स ऑफ इंडिकेटर का बना होता है, ठीक है। इनका एक अपना कलर बैंड होता है। कलर बैंड में कुछ इस तरह का कलर होता है, विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें जो ग्रीन होता है ना ये न्यूट्रल सॉल्यूशन को बताता है, और येलो, ऑरेंज, रेड एसिडिक सॉल्यूशन को, और वायलेट, इंडिगो और ब्लू ये बेसिक सॉल्यूशन को बताता है, ठीक है। आप वाई से रेड की तरफ जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, वाई से रेड की तरफ जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी येलो हुआ तो भी एसिडिक, ऑरेंज हुआ तो भी एसिडिक, रेड हुआ तो भी एसिडिक। इधर ब्लू हुआ तो भी एसिडिक, इंडिगो इंडिगो तो भी इधर ब्लू हुआ तो बेसिक, इंडिगो हुआ बेसिक, वॉयलेट हुआ बेसिक, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रुप्स ऑफ इंडिकेटर होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें मिले होते हैं। इनका एक कलर बैंड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग पहचान कर लेते हैं कि गिवन सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, बेसिक है। नोट्स में लिखा गया लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। जो लिटमस सोल्यूशन होता है ना वो पर्पल डाई कलर का होता है, जो लाइकेन से हम लोग जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब लाइकेन से प्राप्त करते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और फिर हम लोग सॉल्ट शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।